नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकली शो में। और पिछला हफ्ता बहुत ही ट्रिकी था क्योंकि मार्केट में एक दिन बड़ी गिरावट आई है और 2-3 दिन खरीदारी हुई है। एफआईआई और डीआईएस का बिहेवियर भी बहुत ही डिफरेंट था। एफआईआई तो अब नेट बायर हो गए हैं। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई एक दूसरे के खिलाफ। डील कैंसिल कर दी गई है और अर्निंग सीजन भी शुरू होगा। तो एक साथ बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, लेकिन ऐसा कई बार सेंस हुआ कि शायद मार्केट की अंडरटोन बुलिश की है, क्योंकि बहुत सारी विपत्तियों के बाद भी मार्केट बुरी तरीके से बिखर नहीं गया है। रिकवरी देखने को मिली है उसमें। तो यहां से आगे जाते हुए क्या रास्ता देख सकते हैं और जो टीसीएस का आगाज हुआ है उससे क्या सपोर्ट मिलेगा, तमाम सारे प्रश्न ऐसे हैं जो हमें मार्केट में देखने को मिलेंगे। तो एक नजरिया डालते इस समय क्या था। हम लोग लास्ट वीक का अगर देखें 6 से 10 जुलाई का हफ्ता, तो निफ्टी 0.3% केवल रेड में था, जबकि निफ्टी 500, बैंक निफ्टी ये सब ग्रीन में बंद हुए। और मिड स्मॉल माइक्रो में अच्छी खरीदारी देखी गई, बावजूद इसके कि एक दिन बहुत गिरे थे। सेक्टोरली कुछ सेक्टर्स में दिक्कत दिखी, लेकिन ऑटोस की बजाय रियल एस्टेट सेक्टर सुपर सॉलिड गेन दिखाया। 5.5% की रैली इसमें बनी है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ इसमें कि लगातार उसमें बाइंग देखने को मिली और ऑटो सेक्टर थोड़ा सा नरम पड़ा वीक के दौरान। एफआई का नंबर आप देखेंगे तो 4 दिन उन्होंने बाइंग की है, नेट बायर हो गए हैं वो, और मंथली बेसिस पे भी बायर। यानी जुलाई में अब वो नेट बायर हो गए हैं और जुलाई का 2 हफ्ते खत्म हो चुके हैं। तीसरे हफ्ते की हम लोग शुरुआत में पहुंच रहे हैं। ऐसे तो 3 सवाल मेरे मन में आए जो मैंने कहा सुनील सर से पूछे जाएंगे। पहला सवाल तो ये कि क्या मार्केट की अंडरटोन अब बुलिश है, क्योंकि एम्फी का जो डेटा है एटलीस्ट वो तो ये इंडिकेट कर रहा है। उस डेटा को भी डिकोड करेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिनको समझना होता है। और इन सब को देखते हुए चूंकि बहुत सारी घटनाएं एक साथ हो रही, तो क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं मार्केट के, उन पर बातचीत होगी। तो सुनील सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील सर का बहुत बहुत स्वागत है सर। तो ये 3 प्रश्न मेरे मन में आए जो आपसे समझें कि लास्ट वीक जो कुछ हुआ, क्या थोड़ा सा अंडरटोन बुलिश हो रहा है क्या? मैं कहूंगा कि अंडरटोन एंटी बैरिश हो रहा है। ये भी सही है, एंटी बेरिश। मैं क्यों कह रहा हूं उसको डिटेल में समझाता हूं मैं, मगर जो आप पुलिस कह रहे हैं तो देखिए आपने आंकड़े तो दिखाए, ये ना इधर का ना उधर का। एक निफ्टी का 1 वीक में नेगेटिव, ओके, और जो सबसे भयंकर पॉजिटिव है स्मॉल कैप और माइक्रो कैप 0.7%। अभी 1% के इधर उधर जाने से अभी मार्केट का अंडरटोन मैं कहूंगा कि नॉट बैरिश, ओके, और उसका रीजन बताता हूँ। और आपने जो सवाल पूछा बुलिश, आप इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ा एक जो न्यूज आया था कि वो सीज फायर खत्म हो गई और जियोपॉलिटिक्स में ट्रंप की धमाल शुरू हो गई। और वो ट्रंप के जो पिछले जो स्टेटमेंट्स कार्रवाई जिसके कारण मार्केट में इतना रिएक्शन हो रहा था, इस बार एक दिन में खत्म हो गया वो रिएक्शन। ट्रू, करेक्ट। तो इसलिए आप पूछ रहे हैं कि अरे इतने बड़ा हादसा हुआ। और अब आपने ये भी देखा होगा कि मॉनसून की खबर है कि पूरे इंडिया को अभी कवर कर चुकी है। तो पहले एल नीनो का डर था तो वो भी गया। तो और अगर ऐसा क्रूड का दाम गिर रहा है, जैसे एक दिन क्रूड की बात करें तो एक दिन में $6 ऊपर गया, 72 पे चल रही थी तो 78 होगा, फिर वापस हफ्ते के एंड तक 75 50 पे आ गई। तो इससे आरबीआई की कोई भी एक नेगेटिव की वो कुछ हॉकिश करेंगे या रेट हाइक की सोच सकते हैं, वो भी अभी ढल गया। तो आप सोच रहे हैं कि अरे सब माहौल तो ठीक है, तो अभी तो आगे बढ़ना चाहिए। ये सवाल आपके कहां से शुरू होती है मैं पता है। तो मैंने कहा एंटी बैरिश और नॉट बुलिश, और इसी स्लाइड में देख रहे हैं आधे सेक्टर ऊपर है आधे सेक्टर नीचे है, राइट। क्योंकि सबसे बड़ा जो अंग्रेजी में इसका नाम है डमोक्लस स्वॉर्ड, यानी ग्रीक मिथोलॉजी में है, एक डमोस से बंदा था और वो उसका जो स्वॉर्ड, एक स्वॉर्ड उसके सिर के ऊपर था। कब गिरेगी पता नहीं, मगर गिरना जरूरी है। उसके इंतजार में वो कुछ डिसीजन ले नहीं पा रहा है कि कब गिरेगी। तो एक जो अनसर्टेनिटी का माहौल जब, तो वो है अपनी अर्निंग सीजन की बात। अर्निंग सीजन की बात, और अर्निंग सीजन क्यू में जरूर बहुत सारे सेक्टर्स के लिए खराब होने वाले हैं, जिसमें इसी सेक्टर में देखूंगा तो ऑटो का, एफएमसीजी का, राइट, खराब होने वाला है, राइट। तो उस हिसाब से मैं कहूंगा कि
बुलिश टेंडेंसी के लिए क्या चाहिए? अब आप अपनी फ्लोस की चार्ट पे जाइए, राइट? आप बुलिश टेंडेंसी, आपने भी इंट्रोडक्टरी रिमार्क में कहा, अरे एफआईएस बायर्स बन गए हैं। कि बायर्स क्या है? 1000-2000 करोड़ ऐसी बाइंग है, ठीक है? ये इनफैक्ट मेरे ख्याल में ये उतना एक्चुअली बाइंग नहीं है जितना शॉर्ट कवरिंग है। ओके। और रीजन मैं बताता हूं इसका, मेरी सोच के पीछे, कि जब ये तेल का हादसा हुआ और 126 तक चल गई जियोपॉलिटिक्स के कारण, तब ये इंडिया एक बहुत राइप टेरिटरी, डर के मारे कोई एफआईआर निकाल रहे थे वो बात अलग है, मगर वल्चर की तरह जो इस गिरावट, इस संकट में प्रॉफिट बनाने की सोचते हैं, शॉर्ट करने वाले एफआईआई, वो आके जम के शॉर्ट किया इंडिया को। तेल के दाम से इंडिया को पता है कि अपनी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, फिस्कल डेफिसिट पे प्रेशर आएगा, ट्रेड डेफिसिट पे प्रेशर आएगा, आरबीआई के ऊपर दबाव होगी रेट हाइक करने का, ये सब नेगेटिव्स उन्होंने फैक्टर करके, और फिर अर्निंग्स में भी उसके इफेक्ट आएगी बहुत सारे सेक्टर्स में। तो वो शॉर्टिंग बहुत बढ़ गया था मार्च, अप्रैल और जून फर्स्ट हाफ तक, राइट? जब जून सेकेंड हाफ में 12 तारीख के बाद आपको ये सीज फायर का ऐलान हुआ कि बातचीत होनी है, 60 दिन में सब ठीक हो जाएगा, तब से तेल का दाम गिरने लगा था। तब से इनकी शॉर्टिंग के लिए कोई लॉजिक नहीं था, और डर गया कि अगर अभी मार्केट बढ़ने लगेगी तो मेरी शॉर्ट को मैं फंस जाऊंगा, तो उन्होंने शॉर्ट कवरिंग धीरे धीरे शुरू किया, और वही जो शॉर्ट कवरिंग की है वो स्टॉक्स की खरीदारी ही यहां पर दिख रही है थोड़ी बहुत। ओके, एक पॉजिटिव एफआई का बाइंग आएगा तो आएंगे तो जम के 5,000 करोड़ पर डे खरीदेंगे, राइट? 4,000 करोड़ पर डे, और वो सिस्टमेटिकली आपको देखने की जरूरत है। ऐसी एक दिन में 400-400 करोड़, एक दिन में 2,000 करोड़, ये एक कंसिस्टेंट बाइंग की स्टोरी नहीं है। ये है जिसका शॉर्ट है, उस दिन का रोलओवर की जरूरत है, उस दिन कुछ करेंगे, राइट? ऐसी बातों से ये मेरे ख्याल में ये ज्यादा है, और सेलिंग प्रेशर कम हुआ, ये मैं मानता हूं, इसलिए मैं एंटी बैरिश कर रहा था। सेलिंग प्रेशर, और एफआईएस को इंडिया बेचने का कारण जो जियोपॉलिटिक्स एक कारण था वो गया, वैल्यूएशंस भी बहुत सुधर गए हैं, पिछले कंपैरिजन के माफिक सुधर गए हैं, तो उसके कारण बेचने का भी। बट फ्रेश कैपिटल अलोकेट करने के लिए दो कंडीशन को फॉलो करना, ये दो में से एक होने से भी नहीं चलेगा, ये दोनों अगर चले तभी मैं कहूंगा कि हमारी मार्केट का बुलिश टोन एंटर होने के लिए संभावना है। इस बीच एक मिनट बिफोर मैं उसके बाद बात करने से पहले डीआईएस के ऊपर एक ध्यान देता हूं। तो डीआईएस का भी देखें, कोई जम से कुछ खरीदारी नहीं है, राइट? और सिवाय एक दिन जहां पर दोनों ने खरीदा, दैट इज फ्राइडे को, उसके अलावा देखें तो ये काउंटर टू एफआईआई कर रहे हैं। जब एफआईआई ज्यादा बेचते, कम बेचते हैं, ये कम खरीदते हैं, तो एफआईआई ज्यादा खरीदते हैं, ये कम करा देते हैं। तो थोड़ा इनका एक बैलेंसिंग का अप्रोच रहा है, क्योंकि जिस दिन एफआईआई कुछ बेचते हैं तो उनको कुछ स्टॉक सस्ते में मिलते हैं तो जाके खरीदारी करते हैं। अगर एफआईआई नहीं बेच रहे हैं तो उनकी सोच इस पीरियड में है मैं कैश को अक्यूमुलेट करूं और अर्निंग सीजन का इंतजार करूं। यानी एक तरफ प्रॉफिट बुकिंग भी होता है, दूसरी तरफ जो भी फ्रेश कैश आया, क्योंकि इस महीने करीब बाद में देखेंगे म्यूचुअल फंड का डेटा, ढेर सारा पैसा भी आया है म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को, तो उस सबको रखकर कैश बैलेंस बिल्ड कर रहे हैं और अर्निंग सीजन में वो डिप्लॉय करेंगे। अब मैं क्यों उसको भी एंटी बैरिश कह रहा हूं, बुलिश नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वो पैसा डिप्लॉय होगा, मगर वो पैसा सेक्टर रोटेशन के तौर पर ही डिप्लॉय होगा। तो मार्केट के लिए अगर आप मार्केट डिफाइन कीजिए, तो अगर आपका मार्केट लार्ज कैप है, तो अगर बैंकिंग के नंबर्स, बीएफएसआई के नंबर अच्छे आए और आईटी की जो नेगेटिविटी वो कम हो गई, ये दोनों मिलाकर करीबन 50% लार्ज कैप इंडेक्स का शेयर है। तो अगर डीआईएस ने इन दो सेक्टर में खरीदारी की तो मार्केट आगे बढ़ सकता है, मगर वो गारंटी नहीं है आज के दिन में कि कौन सी सेक्टर की अर्निंग कैसे आने वाली है, माहौल कैसे रहेगा। इसलिए मेरा मानना है कि अभी तक बुलिश ट्रेंड में आ गई, माने वापस लाइफ टाइम हाई की ओर पहुंच सकती है, ये बात नहीं हुआ। मेरे ख्याल में सर्वेंद्र जी का कहना क्या है पता नहीं, मेरे ख्याल में एक बिटवीन 25,000 टू 23,500 मार्केट रेंज बाउंड में ही ट्रेड करेगा।
सर सरवेन जी 60-40 हैं, वो 60% बेयर के पक्ष में है, 40% बुलिश। वो कह रहे हैं कि अभी भी बेयर का ग्रिप मजबूत है क्योंकि वीकली बेसिस पे 24,500-300 क्रॉस हुआ ही नहीं। करेक्ट, तो लगभग सहमत है वो मुझसे, ठीक है। ठीक है, तो ये बात, तो इसमें मैं क्या अभी थोड़ी डीप में करूंगा, ठीक है। तो ये मैंने ओवरऑल समरी स्टेटमेंट दे दिया, अभी इसमें डीप में उतरूंगा। तो क्या ये हफ्ते में जो मैं एंटी बैरिश कर रहा हूं उसका मेन कारण है कि वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड मार्केट्स ने ट्रम्प के ब्लफ को कॉल कर दिया है। वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड मार्केट, बिकॉज मोस्ट ट्रेडेड मार्केट करेंसी होती है, करेक्ट। सेकंड मोस्ट और थर्ड मोस्ट ट्रेडेड मार्केट होता है ऑयल, और ऑयल ने सीधा जियोपॉलिटिक्स को थप्पड़ दे दिया। ट्रू, क्योंकि एक दिन $6 बढ़ा इस टाइम में, जब वो वॉर का रीस्टार्टिंग का जो अनाउंसमेंट हुआ, इन्होंने 90 साइड के ऊपर अटैक किया, उन्होंने काउंटर अटैक किया, ये सब खबरें के ऊपर खाली $6 ऑयल बढ़ा, और उस $6 बढ़ने के बाद अगले 2-3 दिन में $2-3 गिर चुका है। तो ऑयल क्या कह रहा है आपको? ऑयल कह रहा है कि भैया ये जियोपॉलिटिक्स का जो डर था वो चला गया मेरे मन से। मैंने जब वॉर शुरू हुई थी मुझे डर था कि ये वॉर किस तरह जाएगी, क्या सब हो सकता है, क्या बड़ी बॉम्ब एक सऊदी अरेबिया की फैसिलिटी ऊपर गिरकर डैमेज कर सकती है, ऐसा कुछ यानी सब एक इमेजिनेशन के अंदर कि वर्स्ट हो सकता है। ऑयल एकदम 126 तक पहुंच गई, ब्रेंट क्रूड, राइट। बट अब वॉर तो हुआ, चला, डैमेजेस हुआ, ये हुआ, अब सब पता लग गया कि क्या है ये वॉर। अब ये वॉर में वर्स्ट क्या था? हॉर्मुज़ स्ट्रेट का बंद होना। अब हॉर्मुज़ स्ट्रेट का बंद हो गया तो अभी उससे वर्स्ट क्या हो सकता है? वापिस बंद ही करोगे, छोटा मोटा जो खुला अपने वो बंद करोगे, तो इसके और नेगेटिव क्या हो सकता है ऑयल के लिए? वर्स्ट तो ऑलरेडी है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट का बंद हुआ, राइट। और इसके अलावा 2-3 चीज है कि एक तो वर्ल्ड में वॉर के कारण एक स्लोडाउन सा चल रहा है, वॉर के इम्पैक्ट्स के कारण, तो उसके कारण डिमांड फॉर ऑयल भी थोड़ी घटेगी जैसे वॉर खत्म होती है। सेकेंड बात है कि सऊदी अरेबिया ने ऑलरेडी अपना कार्ड्स खोल दिया और बता दिया कि मैं $11 पर बैरल कम करने को तैयार हूं तेल की दाम, यानी एक्सेस अपने उनकी तरफ से दिख रही है, उनको अपना हाथ में जो ऑयल है उसको जल्दी बेचना चाह रहे हैं, तो एक सप्लाई साइड वो प्रेशर है। सेकेंड, यूएई जिसने अपना कैपेसिटी को 2.75 मिलियन बैरल से 5 मिलियन बैरल तक एक्सपेंशन कर दिया, अभी 4.8 तक ऑलरेडी एक्सिक्यूट हो चुका है, वो ओपेक से हट गई बिकॉज ओपेक उससे अलाउ नहीं कर रहा था सप्लाई करने के लिए, और वो तेल रेडी है आके सप्लाई करने के लिए मार्केट में 5 मिलियन बैरल। तो ये सप्लाई डायनेमिक्स और डायनेमिक्स देखकर आज ब्रेंट क्रूड और टेक्सास क्रूड ने दोनों ने कह दिया, अरे भैया जियोपॉलिटिक्स तू अपनी जगह पर रह, मैं अपने एनर्जी सप्लाई डिमांड डायनेमिक्स पे चलता हूं, और बात यही है कि आज $75 का प्राइस मुझे जस्टिफाइड लग रहा है। तो ये अब्सॉर्प्शन जो है फॉर इंडिया इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज तो इंडियन मार्केट में जो एक दिन का बिकवाली हुआ इसके कारण, अगर उस स्लाइड पे अगेन जाएंगे आप और फ्लोस के ऊपर जाएंगे, आप देखिए कि क्या असर था। कब था ये? वेडनेसडे का था, 8 जुलाई की बात कर रहे हैं। 2% गिरे थे उस दिन सभी इंडेक्स, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, सब 2% गिरे थे, राइट। क्या दिख रहा है उस लाइन में? बाइंग। एफआईएस भी खरीदार थे, डीआरएस भी बायर्स थे। yes. समझ लिया आपने कि उस दिन क्यों खरीद रहे? बिकॉज उस दिन जो भी करेक्शन हुआ उनका अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी था, बिकॉज उनको पता है कि ये फ्यूचर में ये ब्रेंट क्रूड का इंडिकेटर उनको दिखा रहा है कि ये ब्रेंट क्रूड के ऊपर असर ज्यादा नहीं आने वाला है, तो इंडिया के ऊपर भी असर नहीं आएगा। उस दिन फिर किसने बेचा? लास्ट टाइम एक पॉइंट किया था ना, निडी ने बेचा, नेशनल डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने उस दिन डर के मारे पैनिक में जाके बेचा। करेक्ट। जो भी उन्होंने बेचा इन लोगों ने स्मार्टली जाके खरीदा, फिर अगले दिन सुधार आ गया
इवन निडी को, और एक गलती हो गई कल जम के फिर थर्सडे और फ्राइडे को दोनों वो भी आके खरीदारी करने लगे। ठीक है, तो ये क्या है कि मार्केट की स्थिति ऐसी है कि क्रूड जब तक रिएक्ट नहीं होता है मार्केट में बैरिश टेंडेंसी नहीं होगी, सिवाय ये पैनिक, नीडी का पैनिक आएगा, पर वो एक दिन में वो भी रियलाइज करेंगे हमारी गलती, अगले दिन आके खरीदारी कर दिया। ठीक है, तो मैं इसलिए मैं कर रहा हूं कि एंटी बैरिश है, अभी से बैरिश आने के लिए अनलेस तेल के इसमें कुछ डैमेज होता है, अभी तक दिखा नहीं है और दिखने की संभावना नहीं है मेरे ख्याल में। इनफैक्ट मीडियम टर्म आउटलुक फॉर तेल है कि वो 70 के नीचे भी जा सकता है, ये वॉर सब खत्म होके, और यूएई अपना आईईई इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है ना, आईईए, उन्होंने भी कहा 18 महीने में इस 65 से भी नीचे जाएगा आउटलुक। तो मेरे ख्याल में ये एंटी बैरिश मैंने कह रहा हूं, तो ये ऑयल वाला डर, इन्फ्लेशन वाला डर, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन वाला डर अब हट चुका है, इसलिए बैरिश अभी बुलिश होने के लिए यही एफआई को जम के वापस आना चाहिए ना। उसके लिए मैंने कहा कि दो कंडीशन होनी चाहिए, दो कंडीशन है और दोनों होनी चाहिए। तो कंडीशन एक है कि ये ब्रेंट क्रूड की तरह वेस्ट टेक्सास लाइट क्रूड भी गिर रहा है, राइट, तो वो गिरावट आपको यूएस के इन्फ्लेशन के आंकड़े में कभी ना कभी दिखेंगे। जुलाई 28-29 को फेड का अगला मीटिंग है, शायद उसके अंदर वो डेटा नहीं आएगा, क्योंकि जून का डेटा तो ऑलरेडी है, उसमें कुछ खास गिरावट नहीं आई है इन्फ्लेशन में, मगर एक अनएम्प्लॉयमेंट की डेटा से दिख रहा है कि थोड़ी स्लो डाउन है, राइट, क्योंकि जॉब क्रिएशन कम आया था, याद है आपको 1,14,000 जॉब क्रिएट करना था कंसेंसस, 55,000 ही जॉब क्रिएट हुए यूएस में, राइट। तो एक तरफ सॉफ्ट एम्प्लॉयमेंट डेटा है, दूसरी तरफ जुलाई के महीने में मेरे ख्याल में आपको डेटा आएगी कि अभी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, नॉट इंपोर्टेड, सॉरी, यूएस के लिए थोड़ी इंपोर्टेड है, डोमेस्टिक है, एनर्जी इन्फ्लेशन घट रही है, अगर वो एंड ये कूलिंग एम्प्लॉयमेंट भी उधर सस्टेन होता है, तो यूएस अगर रेट कट की ओर या फिर डॉविश पॉज की ओर जाकर एक रेट कट का प्रोबेबिलिटी बिल्ड होता है, तो ऑटोमेटिकली यूएस के इंटरेस्ट रेट्स 2 इयर्स और 10 इयर्स दोनों गिरेंगे, डॉलर भी वीकन होगा, तब आपको एफआईएस का रुझान इमर्जिंग मार्केट के ऊपर आएगा, राइट। तो ये कंडीशन है, क्योंकि अब तक क्या है, डॉलर अभी भी 101 पे टिका हुआ है, यूएस के इंटरेस्ट रेट 4.5 के ऊपर टिके हुए हैं, तो इसके कारण अभी लिमिटेड फ्लोज ही है इमर्जिंग मार्केट के लिए, और वो लिमिटेड फ्लोज, तो सेकंड कंडीशन क्या है, ये एआई रिलेटेड फ्रेंजी जो चल रही है उसमें कूलिंग ऑफ, मैं बबल नहीं कह रहा हूं, बिकॉज अब तक मैंने आंकड़े देखे, ये एआई रिलेटेड कंपनीज की अर्निंग ग्रोथ वाकई अच्छी है, डॉट कॉम बबल की तरह नहीं है जहां न अर्निंग्स थी मगर शेयर प्राइस बढ़ रहे थे, ऐसा नहीं है इस बार है कि वो कंपनियों की अर्निंग्स भयंकर है, 30-40-50% बढ़ रही है, तो उस हिसाब से उनकी दिलचस्पी है कि मुझे वो रिटर्न उधर ही चाहिए, तो एक लिमिटेड इमर्जिंग मार्केट फ्लो जो स्ट्रॉन्ग डॉलर, हायर इंटरेस्ट रेट्स के कारण यूएस से बाहर आ रहा है, और यूएस से बाहर कम ही आ रहा है, क्यों बताया है, S&P 500 का कैलेंडर ईयर 26 का ईपीएस ग्रोथ एक्सपेक्टेशन कंसेंसस कितना है पता आपको, 24%। माय गॉड, 24%। ये टेक वाली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, S&P 500 के 500 स्टॉक की ईपीएस ग्रोथ करंट ईयर के लिए 24% एक्सपेक्टेड है, तो इसीलिए मेरे को यूएस डेट में भी अच्छा फंड बन रहा है, मेरे को यूएस इक्विटी में भी बन रहा है, बिना रिस्क के, बिना करेंसी रिस्क के, तो ऐसा एफआई में बाहर क्यों डालो ज्यादा पैसा, तो जितना भी कम पैसा वो बाहर जा रहा है, वो सब ये एआई वाली कंपनी खा रही है, तो मुझे ये चाहिए कि एआई का जो फ्रेंजी है वो थोड़ी थम जाए, क्योंकि थोड़ा भी डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है तो उधर करेक्शन आ सकती है, बिकॉज एक्सपेक्टेशन आज उस सस्टेनेबल 30-40% ग्रोथ की बिल्ड हो चुकी है उन मार्केट्स में, कोरिया, ताइवान, राइट, जापान और ये वाला जहां पे भी सेमीकंडक्टर रिलेटेड, एआई रिलेटेड स्टॉक्स है, तो मेरे लिए दोनों होने चाहिए, यानी एक इमर्जिंग मार्केट पूल को बढ़ना चाहिए विद द यूएस सॉफ्टनिंग, और फिर एआई रिलेटेड फ्रेंजी में भी एक कूलिंग हो गई, तब वो एडिशनल इमर्जिंग मार्केट को जो आ रहा है पैसा, उसमें इंडिया का एक शेयर
बन सकता है। और ये बनने के लिए एफएस की मन में एक बदलाव भी चाहिए। क्या है वो बदलाव है कि जब ये करेक्शन होता है तो वो प्रॉफिट बुक के बाहर निकलेंगे कोरिया ताइवान से, राइट? तब उनकी सोच में उनको एक सेफर मार्केट चाहिए हो, जो भी एज इट इज उनको इमर्जिंग मार्केट में रिस्क ले रहे हैं। तो इंडिया की बात क्या है कि इंडिया ओवर द पीरियड ऑफ द फ्यू मंथ्स लो बीटा मार्केट बन गई है। क्यों बनी है? बिकॉज एक मार्केट के अंदर ही डोमेस्टिक बाइंग की सपोर्ट, कंसिस्टेंट सपोर्ट के कारण हादसा हुआ तो भी मार्केट गिरता नहीं है उतना, राइट। मगर कुछ अच्छी खबर भी आ गई तो मार्केट बढ़ता भी नहीं है ज्यादा, बिकॉज एक तरफ एफआई बेच रहे हैं, दूसरी तरफ डीआई खरीद रहे हैं। तो एक हाई लो बीटा मार्केट क्या होता है? जो मार्केट हमारे लिए, इंडिया के लिए बीटा माने कंपैरिजन होता है इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के साथ। बीटा इज ऑलवेज विद कंपेयरिंग विद द मार्केट ना। तो बीटा कैलकुलेशन के लिए मार्केट होता है इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, और इमर्जिंग मार्केट हिसाब से हम ना, जब अच्छी खबर आती है तो ना ही बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, मगर बुरी खबर आती है नो ही ज्यादा गिरते हैं। तो हम लो बीटा है। सेकंड क्या है इसमें लो बीटा के सपोर्ट में, कि हम एक डाइवर्सिफाइड स्टॉक मार्केट है। कोरिया ताइवान की तरह कॉन्सेंट्रेटेड स्टॉक मार्केट नहीं है, बोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टॉक्स इन द टॉप 10-20% ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन, बट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सेक्टर्स अवेलेबल इन द मार्केट। इवन हमारे लार्ज कैप इंडेक्स में 30-35% बैंकिंग है, 10% के और इस तरफ उस तरफ आईटी है, फिर 4-5% एफएमसीजी है। इट्स अ वेल स्प्रेड आउट लार्ज कैप। और अगर अब लार्ज प्लस मिड की क्षेत्र में जाओगे तो इट्स इवन मोर डाइवर्सिफाइड। तो एफआईएस आएंगे इंडिया को जब उनकी जरूरत है एक सेफर लो बीटा मार्केट विद इन अ रिस्की स्पेस कॉल्ड इमर्जिंग मार्केट। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मेरे ख्याल में इंडिया पैसा ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकती है। तब मैं कहूंगा कि एक बुलिश टेंडेंसी फॉर्म हो सकती है। और इसीलिए मेरा मानना है कि जुलाई 28-29 में मुझे नहीं लगता कि फेड अपना रुख को बदलेगी, स्टांस को बदलेगी, क्योंकि वो डेटा डिपेंडेंट है। मिस्टर वॉर्श ने क्लियर कह दिया कि मैं कोई .com प्लॉट, ये वाला प्लॉट कुछ ट्रैक नहीं, मुझे एक्चुअल इन्फ्लेशन का डेटा गिरते हुए दिखना है। तो मेरे ख्याल अगले पॉलिसी में शायद वो होने की संभावना है। तो तब तक अगर ये सिचुएशन हमारी चलती रही कि मॉनसून की खबर, अब मॉनसून की खबर में क्या है ना, एक रिस्क फैक्टर क्या है उसमें बताता हूं। आज माहौल क्या है मैं बताता हूं, हंसी मत। मुंबई में ऑफिस में बैठते हुए बाहर बारिश हो रही है, रोड फ्लडेड है, ये देखते हुए कि बारिश का सिचुएशन नॉर्मल हो गया, बिकॉज स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर तो मुंबई में बैठे हैं। असलियत क्या है? असलियत यह है कि कोस्ट में अच्छा बारिश हुआ है, इंटीरियर कर्नाटका उधर बारिश ठीक नहीं हुआ है, हरियाणा पंजाब उधर नेटवर्क में ठीक हुआ है सुना है मैंने, मगर नॉर्थ ईस्ट में जाओ उधर भी मानसून अच्छी है मगर उधर फ्लडिंग हो रही है। तो एक राइस के लिए क्या होता है, एक नर्सरी होती है जहाँ पे पहले पौधे को डालते हैं, उस टाइम में बारिश अच्छी हुई है, अच्छा पौधा बन गया है, अभी उसको फील्ड में ट्रांसपोर्ट करने के वक्त उधर फ्लडिंग हो रही है। करेक्ट। सिमिलरली मध्य प्रदेश में भी एक लो इंटेंसिटी प्रेशर फॉर्म करके फ्लडिंग हो रही है। तो क्या है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, यस मॉनसून हैज बीन मच बेटर देन एक्सपेक्टेड, कवरेज भी अच्छा हुआ है, बट स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन सोइंग हमें ये एंड ऑफ द फसल कटने वक्त में ही पता चलेगा। और जब तक शायद एल नीनो का इफेक्ट भी आएगा और वो बारिश फसल कटवाने में क्या इंपैक्ट लगाएगी पता नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि मानसून की खबर जरूर पहले से अभी बेहतर है। और लास्ट वेडनेसडे का मैंने आईएमडी का अपडेट भी देखा, उन्होंने ये सब चीज बताया जो मैंने बताया, मैं आईएमडी के अपडेट से ही बता रहा हूं, मगर उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने लॉन्ग टर्म मॉनसून का एक्सपेक्टेशन को 92% ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेज से 90% तक गिरा दिया है। अभी भी उन्होंने अभी भी वो परसेंटेज को इंप्रूव नहीं किया है, सेम 92%, अभी 90% पे है। तो आईएमडी कह रही है कि अभी भी ठीक नहीं है, मगर जैसे मैंने कहा ये सब एक अनसर्टेनिटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फसल खराब होगी और बैड न्यूज होगी, नहीं, अनसर्टेनिटी है। मगर क्या है, आज लोग ये सब खबर सुन के कह रहे हैं मॉनसून इज कवर्ड मोस्ट ऑफ इंडिया, और बाहर देखो तो बारिश हो रही है, तो ठीक है, सब ठीक ठाक समझ रहे हैं, बिकॉज कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स मुंबई, पुणे और दिल्ली, गुजरात यहीं पे ज्यादा है। ओके, सो दिस इज जस्ट वेरी ऑफ, थोड़ा ह्यूमरस टोन में मैंने बताया, मगर मैं क्या कह रहा हूँ कि तो ये सब चीज होने से मैं बुलिश ट्रेंड में मार्केट आ सकती है। और जरूर एक पॉजिटिव है कि ये ऑयल का स्टेबिलिटी एट 75, और अगर मॉनसून की प्रोग्रेस भी अच्छी रही तो आरबीआई का कोई रेट कट करने की संभावना नहीं है।
और रेट तो होल्ड करेंगे, न्यूट्रल पॉलिसी या शायद अकोमोडेट भी करने की संभावना है। और इसीलिए आप सेक्टर्स में देखें, रियल्टी का एक कारण, कंज्यूमर ड्यूरेबल का एक कारण, बिकॉज ये रेट सेंसिटिव सेक्टर्स है, पीयूसी बैंक्स की थोड़ी वापसी, ये सब वो कह रही है कि अभी रेट हाइक का फियर हट गया पीछे और एक अच्छी स्थिति में पहुंच रहे हैं, राइट। तो ये सब फैक्टर्स है। तो मेरे लिए, मैंने क्लियरली बताया कब बुलिश में मानूंगा मार्केट को, तब तक मैं एंटी बैरिश कहूंगा, यानी नेगेटिव नहीं है, मार्केट ज्यादा गिर नहीं सकती है। 23,500 मेरे ख्याल में मैक्सिमम वर्स्ट के सिनेरियो में हो सकती है, और वो होगा अगर बैंकिंग के नंबर्स खराब आए। और अब तक को प्री अर्निंग बैंकिंग रिजल्ट जो बिजनेस डेवलपमेंट नंबर्स है वो अच्छे ही है, तो इसलिए वो भी होने की मेरे लिए एंटिसिपेशन नहीं है। मगर जस्ट एज अ कॉशन में कह रहा हूं, मार्केट 23,500 टू 25,000 बैंड में ट्रेड करेगी ही मेरी है। और एक बुलिश टेंडेंसी माने उसको प्रीवियस लाइफ टाइम हाई 26,300 को क्रॉस करने की संभावना दिखनी चाहिए। वो होगी जब मैंने दो फैक्टर जो पॉइंट आउट किए वो अगर सामने दिखेंगे तो। पॉइंट एकदम सही है सर आपका, लेकिन जो एआई वाला ट्रेड है ना सर, उसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों ने देखी, लेकिन ठंडा नहीं हुआ है। कोरिया का इंडेक्स 20% गिरा है 16 जून से कल अब तक, तो टेक्निकली बेयर मार्केट मानते हैं, लेकिन उसी देश की कंपनी सैमसंग ने 18 गुना ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया है। इतना भयानक प्रॉफिट है कि सवाल, मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता। और एसके हाइनिक्स के एडीआर को 8 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। सोचिए क्या जबरदस्त रिस्पॉन्स है। तो एआई वाला ट्रेड ठंडा नहीं हो रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि वो ठंडा हो रहा है, और ज्यादा लोग उसमें पैसे लगा रहे हैं। तो ये तो हो गई यहाँ वाली कहानी पूरी। और एक हमने रिस्क फैक्टर बात किया कि मानसून को लेकर के बहुत ज्यादा अभी खुश होने की जरूरत नहीं है। हम बाकी रिस्क फैक्टर बात ले लेंगे, लेकिन अब हम देखते हैं सर कि ये जो एसआईपी वाले हमारे लोगों ने कमाल किया है, जबरदस्त नंबर आए हैं। और इसको आप देखें तो ये तो रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने, ऑल टाइम हाई नंबर लेके आ गए। क्या इसलिए कि मौका ले लिया उन्होंने, गिर गया मार्केट तो चलो और झोंक देते पैसे? ये एसआईपी का ऐसा नहीं होता है। एसआईपी थोड़ी मार्केट, वो खाली डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम है, जितना रीच को करते हैं, जितना कस्टमर को कन्विंस करते हैं, लमसम नंबर ही आपको देखना चाहिए। तो इसलिए थोड़ी डिटेल में ये देखते हैं। तो ये है इक्विटी मार्केट का, प्योर इक्विटी का जून वर्सेस मई। और फर्स्ट 2 कॉलम है मई और जून का नेट फ्लोज। और मैंने हरे निशान में चेंज डाला, यानी जहां पे बढ़त हुई है इक्विटी सेगमेंट में उसको ग्रीन में डाला। और अब देखेंगे अक्रॉस द बोर्ड खाली फ्लेक्सी कैप फ्लैट रही, बट उसके अलावा और सेक्टरल भी थोड़ी फ्लैट रही, बट भी पॉजिटिव रही। पर बाकी सब देखिए 25% ऊपर मंथ ऑन मंथ, यानी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, सब में पैसा जम के लगाया लोगों ने इस महीने कंपेयर टू प्रीवियस मंथ। ठीक है। और अगर वो देखें तो शेयर ऑफ फ्लोज के मार्केट में वेट कहां है, वेट देखिए मिड कैप प्लस स्मॉल कैप इज 40% ऑफ द मार्केट, और मल्टी कैप इज अनदर 10%। सो मल्टी कैप में समझिए आधा मिड एंड स्मॉल कैप में जाता है सेबी के नियम के तौर पर, तो उसका आधा उठा लीजिए, तो 40 + 5 45% ऑफ द पैसा मिड एंड स्मॉल कैप खरीदने लायक पैसा ऑटोमेटिकली है। और फिर लार्ज एंड मिड कैप में भी 35% मिड कैप में होना चाहिए, तो उसका भी 1/3 लीजिए, तो 14 का और एक 5%, तो आधा पैसा मार्केट में जो आ रहा है वो मिड एंड स्मॉल कैप खरीदने लायक है। इसके अलावा कि फ्लेक्सी कैप मैनेजर्स जितना मिड कैप स्मॉल कैप खरीदते हैं, राइट। तो आपकी जो परफॉर्मेंस है मिड एंड स्मॉल कैप की बेटर देन लार्ज कैप, उसका आंसर यहीं पे है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर को पैसा आ रहा है मिड कैप स्मॉल कैप खरीदने वाला पैसा। तो ये एक लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है। फंड मैनेजर जिसके पास वो पैसा आता है उसको ही खरीदना है, चॉइस ही नहीं है भैया उसके पास। वो मिड कैप फंड को देकर लार्ज कैप थोड़ी खरीद सकता है ज्यादा। तो मार्केट का डायरेक्शन ये, स्पेशली एज फार एज म्यूचुअल फंड मैनेजर्स कंसर्न, ये डिसाइड कर रही है। और अगर वो लास्ट 2 कॉलम्स देखे, ये है ग्रॉस सेल्स में क्या चेंज मंथ ऑन मंथ, और रिडेम्पशंस में मंथ ऑन मंथ। अगर रिडेम्पशंस बढ़ गई तो उसको लाल में लिखा मैंने, ठीक है, और ग्रॉस सेल्स बढ़ गई तो उसको भी ग्रीन में लिखा है मैंने, ठीक है। तो दिख रहा है आपको क्या कि ओवरऑल इस इक्विटी में 17% ग्रॉस फ्लोस इंक्रीज हुए हैं। कुछ चर्निंग के थ्रू हो सकता है, इसलिए नेट को देखते हैं लोग, राइट, क्योंकि एक फंड में निकाल के दूसरे में डाला तो वो ग्रॉस में आ जाएगा रिडेम्पशन और सेल, मगर नेट में दिखेगा। तो नेट में 28,973 फ्रेश पैसा बैंकिंग सिस्टम से म्यूचुअल फंड को आया है
ये गारंटी आप कह सकते हैं। करेक्ट। करेक्ट। तो 30,000 करोड़ पैसा एडिशनल पैसा आया है म्यूचुअल फंड मैनेजर को खरीदारी करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, ग्रॉस में देखे तो सभी जगह में ग्रॉस की बढ़त है, मगर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, रिडेम्पशन माने प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि मार्केट इसी स्टेज में नहीं है कि लॉस बुकिंग की स्टेज है, अभी भी थोड़े डिसेंट ही रिटर्न्स है ना। तो वहां पर देखे तो 28% लार्ज कैप में, तो लोग ज्यादा लार्ज कैप में रिडेम्पशन किया है, बट सेल्स भी, फ्रेश सेल्स भी उधर लार्ज कैप में आया है। 28% रिडम्पशन स्पाइक, स्मॉल कैप में 33% प्रॉफिट बुकिंग मंथ ऑन मंथ की बात कर रहे हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है लोगों की सोच दैट देयर इज वन सेट ऑफ पीपल हु आर पुटिंग मनी। तो मेरा मानना है, मैंने अनऑफिशियली ये पता लगाया है और कुछ महीने पहले की डेटा भी मैंने देखा कि एसआईपी के फ्लो 60% मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में आ रहे हैं। बाप रे, 60% इन एसआईपी, बिकॉज वो डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कहते हैं कि वॉलेटाइल सेगमेंट है, तो इसको एसआईपी के थ्रू अप्रोच कीजिए, बेटर होगा, रुपी कॉस्ट एवरेज का बेनिफिट तभी आपको मिलेगा। तो पिच भी ऐसा ही होता है। तो इसलिए मेरा कि ये प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, जो ऑलरेडी एसआईपी अदर बंद कर रहे हैं या फिर लमसम डाल चुके हैं, अच्छी प्रॉफिट बनाए बिकॉज स्मॉल कैप में अच्छा रिटर्न बनाए, ये प्रॉफिट बुकिंग उधर ज्यादा कर रहे हैं। वेराज मिड कैप में देखिए उतना प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, फ्लैट है मंथ ऑन मंथ। सर स्मॉल कैप में अगर आप नेट फ्लो देखें तो 28% चेंज दिखा रहा है पॉजिटिव साइड में, एट द सेम टाइम 33% का रिडम्पशन भी दिखा रहा है। करेक्ट। तो मतलब पुराने लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं। करेक्ट, परफेक्ट। ओके। और इक्विटी का में भी अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाँ, लार्ज एंड मिड कैप वाला फंड। हाँ, लार्ज एंड मिड कैप भी कुछ बैलेंस्ड है ना। मिड कैप और इंडेक्स लाइफ टाइम में सब पहुंच चुकी थी ना, तो नेचुरली मिड कैप में रुझान अच्छा है, इसलिए रिडेम्पशन भी कम है उधर। देखिए फ्लैट है रिडेम्पशन मंथ ऑन मंथ। और लार्ज एंड मिड कैप में भी अच्छा ग्रोथ भी है और ओनली 12% रिडेम्पशन की बढ़त है। लार्ज कैप में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं लोग, बिकॉज लार्ज कैप में रिटर्न ज्यादा बना नहीं ना, बना नहीं। करेक्ट। तो अब आते हैं एसआईपी की बुक देखें यहाँ पर। तो एसआईपी का महत्वपूर्ण नहीं क्यों बता रहा हूं कि अगर आप देखें, अगर एसआईपी फर्स्ट मंथ ऑन मंथ 3% बढ़ा है, करीबन 800 करोड़। करेक्ट। मगर आप एसआईपी को हटाएंगे तो लमसम फ्लोस नेगेटिव है, प्रॉफिट बुकिंग है, लमसम फ्लोस में प्रॉफिट बुकिंग है। मगर लास्ट मंथ 8,000 करोड़ का था प्रॉफिट बुकिंग, इस महीने 3,000 करोड़ घट तो मार्केट में पैसा लमसम फ्रेश उतना ऐसा नहीं, आसानी से नहीं लग रहा है, बहुत प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा हो रहा है। एसआईपी के कारण ही ये फ्लोस टिके हुए हैं। करेक्ट। इनफैक्ट ग्रॉस सेल्स का शेयर देखे तो एफआई का आधा, ग्रॉस का, नेट का तो 110% है, क्योंकि एसआईपी इज मोर देन नेट फ्लोस है। मगर ग्रॉस का निकाले, यानी फ्रेश जो पैसा डाल रहे हैं फंड में, उसमें एसआईपी का क्या शेयर कितना है, वो है आधा। लास्ट मंथ 54% था, इस मंथ 47%। सो ग्रॉस में पैसा जो आता है वो एसआईपी के जरिए आता है, बाकी जो है वो लमसम के जरिए आता है, वो शायद रोटेशन के थ्रू भी आ सकता है, यानी एक फंड से मैंने रिडीम कर दिया और दूसरे फंड में डाल दिया, लार्ज कैप से रिडीम करके मिड कैप में डाला या ऐसे कुछ बात, वो सब आती है उसमें। मगर आधा लार्ज का जो ग्रॉस सेल्स का वेट एसआईपी के ऊपर है, और नेट सेल्स का तो मान लीजिए कि एसआईपी की नहीं होती तो मार्केट में नेगेटिव फ्लोस होती। सर ये कह सकते हैं क्या कि साइडलाइन में भी बहुत पैसा बैठा हुआ है लमसम का डेटा देख के? नहीं, ऑब्वियसली ना, बिकॉज जो भी प्रॉफिट बुक कर रहा है वो वापस आएगा ना इक्विटी को, ये थोड़ी कि वो जाके बैंक डिपॉजिट में डाल रहा है। इक्विटी वाला पैसा है तो इक्विटी वाला ही रहेगा, अनलेस उसको कुछ खरीदने के लिए उसने निकाला पैसा, गाड़ी घर ऐसा हो, तो वो पैसा वापस नहीं आएगा। नहीं तो किसी को लगेगा कि मुझे इस सेगमेंट में बहुत पैसा बन गया, प्रॉफिट बुक करता हूँ और फिर 2-3 महीने का इंतजार करता हूँ, फिर वापस लाता हूँ, ये भी हो सकता है। राइट, ओके। तो ये हुआ एसआईपी का डिस्कशन। अब आते हैं और एक कैटेगरी जो जनरली ये चैनल वाले और ये वाले इसको भूलते हैं, बिकॉज इसमें भी इक्विटी खरीदने वाला पैसा है, ये है हाइब्रिड कैटेगरी। क्योंकि हाइब्रिड में होता है जनरली देखिए 65% इक्विटी में रहता है, 35% डेट या गोल्ड या कुछ और में चला जाता है,
क्योंकि टैक्सेशन इक्विटी टैक्सेशन देने की कोशिश में वो इक्विटी प्लस आर्बिट्राज में रखते हैं, राइट। तो एक एवरेज में देखें यहाँ पर हाइब्रिड में भी फ्लोस मंथ ऑन मंथ बढ़ी है, फ्रॉम 5,000 करोड़ टू 7,000 करोड़, 30% इंक्रीमेंटल बढ़ी है, पीपल ने निवेश किया। ऑफ कोर्स वहां पर देखे तो बैलेंस एडवांटेज का पिछला महीना खराब था, इस महीना थोड़ा सुधर गया है, राइट। एग्रेसिव हाइब्रिड में भी आ रहा है, मगर उसमें भी देखे तो इट इज मल्टी एसेट फंड जहां पे थोड़ी गोल्ड की भी रुझान है, राइट। उसका भी अच्छा ग्रोथ हुआ है। इन एब्सोल्यूट नंबर्स देखे तो करीबन 900 करोड़ की एडवांस हुआ है उसमें, राइट, फ्रॉम 4,800 माइनस 3,900, राइट। तो इसमें भी एक इक्विटी कंपोनेंट आएगा, उसका भी मैंने गणित किया है, बाद में दिखाता हूं, ठीक है। तो अब आते हैं पैसिव फंड्स, इसको भी मार्केट इग्नोर करती है, जब डेटा पब्लिश होता है खाली इक्विटी का दिखाते हैं। अब यहां पर क्या है, आपने देखा कि इंडेक्स फंड में नेगेटिव हो गया फ्लोस, रिडेम्पशंस आपको 34% बढ़ गए मंथ ऑन मंथ, इसलिए आपको नेट फ्लोज नेगेटिव थे। मगर ईटीएफ में देखिए लास्ट मंथ का 600 नेगेटिव से इस बार 13,000 करोड़ पॉजिटिव, और ईटीएफ का पॉजिटिव माने इंस्टीट्यूशनल इक्विटी बायर्स घुसे हैं अंदर, क्योंकि ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल होता है। मेरी कॉल सही हो गई, मैं लोगों से कह रहा था कि यार ईटीएफ के थ्रू जाना, अब जाना तो, क्योंकि आपको पता नहीं कहाँ करना, तो ईटीएफ बेस्ट है। देखिए एकदम सही पड़ी ये है। 13,000 ये भी इक्विटी में आके सपोर्ट किया है, क्योंकि ईटीएफ भी ज्यादातर लार्ज कैप्स होते हैं। यस, तो ये भी डोमेस्टिक पैसिव फंड मैनेजर के साथ, तो एमएफ की इंडस्ट्री के लिए ये भी एक इनफ्लो है। गोल्ड में लौट रहे हैं लोग वापस, क्योंकि गोल्ड का क्या हुआ ना, एक करेक्शन हुआ, राइट। इंटरनेशनली गोल्ड का तो एक महीने में बहुत करेक्ट हुआ, इंडिया में थोड़ा कम हुआ है बिकॉज रूपी का उतना वीकनिंग नहीं हुआ इस महीने, तो इंडिया में थोड़ा कम है, बट फिर भी मेरे ख्याल में 3 महीने में 4-5% नेगेटिव है गोल्ड। तो ये गोल्ड की नेगेटिव के कारण कुछ लोग गोल्ड में, तो गोल्ड ईटीएफ में लास्ट मंथ गिर गया था, अब वापस देखिए गोल्ड में रुझान आ गई, गोल्ड ईटीएफ में पैसा आना शुरू हो गया है। हाँ, 3,000 करोड़ गोल्ड में आए हैं। नेट डिफरेंस है एक्चुअली 4,000 करोड़, लास्ट मंथ का नेट -725 से अभी पॉजिटिव 3,500 हुआ है, तो गोल्ड में पैसा आना शुरू कर दिया, लोग वापस इस करेक्शन को एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सोचकर रहे। इसलिए आपको मल्टी एसेट फंड में भी जो भी आ रहा है वो गोल्ड के कारण भी हो सकता है। यस। तो अब आते हैं एक समरी के ऊपर, इक्विटी प्लस हाइब्रिड प्लस गोल्ड, क्योंकि गोल्ड ईटीएफ भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए आता है ना। तो देखिए नेट फ्लोस में चेंज हुआ है कितना, डबल, 27,000 करोड़ था ये सेम फिगर तो लास्ट मंथ के लिए, इस महीना है 52,000 करोड़, और इसमें थोड़ा डेट में भी जाएगा, थोड़ा गोल्ड में भी जाएगा, तो एक इफेक्टिव इक्विटी मैंने निकाला है नीचे, क्योंकि मेरे अनुभव में हाइब्रिड में जितना इक्विटी जाता है उसका एक मायना लगाकर मैंने लगाया कि इक्विटी, प्योर इफेक्टिव इक्विटी फॉर फंड मैनेजर्स टू बाय हैज गॉन अप 40% फ्रॉम 26,000 करोड़ टू 44,000 करोड़। 44 फंड मैनेजर के पास पैसा है मार्केट को सपोर्ट करने के लिए, इसलिए मैंने कहा कि एंटी बैरिश हूं मेरी स्टांस, क्योंकि गिरने नहीं देंगे गिरने नहीं देंगे। यस, तो ये म्यूचुअल फंड का समरी, वेरी ट्रू। और नंबर्स को देख के लग भी रहा नहीं आपका, अच्छा ये हमारा थंबनेल ही होगा कि नॉट बुलिश एंटी बेयरिश। दैट्स ट्रू। अब सर मेरा भी एक क्वेश्चन बाकी था, जिसमें हम लोगों ने एक रिस्क की बात की कि हाँ इन्फ्लेशन, मॉनसून का थोड़ा एक रिस्क हो सकता है। कोई एनी अदर रिस्क आपको जो लगता है कि मार्केट में कोई रिस्क फैक्टर इस समय प्ले अप हो रहा हो? जैसे एक है मेरे को निडी का बिहेवियर, जब अर्निंग्स क्यू ऑन क्यू उनको नेगेटिव दिखते हैं, अगर वो पैनिक करेंगे तो मार्केट में एक ड्रैग होगा, स्पेशली मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में। तो ये उनका बिहेवियरल एक्शन हो सकता है कि, क्योंकि एक फंड मैनेजर के तौर पर अगर वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेगेटिव देखेंगे उसको इग्नोर करेंगे, बिकॉज सबको पता है कि ये हो गया है, और ये हाई लेवल ऑफ ऑयल प्राइस अब तो भी घट गया, अभी 75 के लेवल पे है आने वाले दिन के लिए।
तो वो उतना नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करेंगे फंड मैनेजर्स, चाहे वो एफआई का हो या डीआई का हो। मगर ये निडी के प्लेयर जो है, इंडिविजुअल प्लेयर्स जो है, वो अगर इसको देखकर डर गए और सोचते कि नहीं मेरा अच्छा पैसा बना है इसमें मैं अभी निकालता हूं, वो मार्केट के लिए एक कूलिंग इफेक्ट हो सकता है। तो रिस्क है ये, पार्टिसिपेंट्स उनको एजुकेट करना चाहिए कि डोंट गो बाय दिस अर्निंग सीजन, लुक एट द फ्यूचर। मगर अगर हमारे शो के जरिए उनको वो मैसेज जाएगी और वो शांत रहेंगे तो बड़ी बात है। मगर अगर नहीं हुआ है ऐसे तो फिर वो एक ड्रैग फॉर द मार्केट, माने मैं ब्रॉडर मार्केट की बात कर रहा हूँ, लार्ज कैप की बात कर रहा हूँ, मैं ब्रॉडर मार्केट, क्योंकि अच्छा रैली हुआ है उधर। अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स को देखें, अच्छा रैली हुआ है, सॉलिड, सॉलिड, राइट। तो ये और ये पता भी है हमें कि म्यूचुअल फंड मैनेजर को पैसा उधर मिल रहा है तो इसलिए वो बढ़ रहे थे। मगर क्या होगा कि जब ये पैनिक करके बेचते हैं, म्यूचुअल फंड इमीडिएटली जाके नहीं खरीदते हैं, वो थोड़ा गिरने दो यार फिर बाद में खरीदता हूँ, वो टिपिकल बिहेवियर भी दिखाएंगे, तो थोड़ा वॉलेटिलिटी उसके कारण आ सकता है। तो रिस्क ऐसा मार्केट रिस्क, ये इकोनॉमी का रिस्क नहीं है, ओवरऑल की नहीं है, ऐसा मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी का रिस्क आ सकता है कि कोई भी पैनिक बिकॉज कोई कंपनी का अर्निंग्स इतना खराब दिखता है बिकॉज ऑफ द क्रूड रिलेटेड कॉस्ट बढ़ने के कारण, वो है। मॉनसून का ऑलरेडी हमने देख लिया। तीसरा है कि ब्रेंट क्रूड का मैंने बताया कि अभी तक दिखा रहा है कि जियोपॉलिटिक्स को जा भाड़ में, मैं अपनी ट्रैक पे जाऊंगा। मगर ऐसे कुछ स्थिति आ गई कि ब्रेंट क्रूड वापस बढ़ने लगेगी तो दिक्कत ऐसी आती है किसी चीज के कारण, पता नहीं, शायद कोई ईरान ने बॉम्ब, बड़ी फैसिलिटी, ऑयल फैसिलिटी के ऊपर डाल दिया। ऐसे ये तो अनप्रेडिक्टेबल है। मगर ब्रेंट क्रूड का प्राइस मूवमेंट एक रिस्क फैक्टर है। अभी तक उसने दिखाया कि नहीं मैं शांत हूं, राइट। मगर आने वाले दिन में ऐसा कुछ हो सकता है जिससे ब्रेंट क्रूड वापस छलांग लगाकर 90 पार और 100 पार हो सकती है, तो फिर वो डेफिनेटली झटका देगी मार्केट को एज अ जज, बिकॉज डेफिनेटली नीडी तो पैनिक ही करेगा उसके बारे में, और बाकी लोग भी, रेट सेंसिटिव सेक्टर्स में भी एक वापस आरबीआई के बारे में डर आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक रिस्क माने इट्स नॉट गारंटी टू हैपन, बट इफ इट हैपेंस इट इज अ नेगेटिव। और अगर वो हुआ तो यूएस में भी फेड रेट कट का चांसेस और भी डिम हो जाएंगे, क्योंकि ब्रेंट क्रूड के साथ टेक्सास क्रूड भी बढ़ेगा तो यूएस में भी इन्फ्लेशन गिरेगी नहीं, तो ये हॉकिश छोड़ कंटिन्यू होगा, तो सेम सिचुएशन विल कंटिन्यू। तो ये ब्रेंट क्रूड दुगना इंपैक्ट लगा सकता है, एक एफआई फ्लोस के जरिए थ्रू दैट, और सेकंड डोमेस्टिक रिएक्शन के जरिए। और फिर और के इसके अलावा रिस्क फैक्टर सोचेंगे तो अरे एक अननोन ट्रम्प फैक्टर भी तो है, कभी भी कुछ भी ट्वीट कर देंगे। नहीं, बट वो तो अपने इंडिया के मार्केट के लिए वो ट्वीट थ्रू ब्रेंट के गुड के प्राइस ही प्ले आउट होता है, समझे आप। सर जो भी कहते हैं जो पॉलिटिक्स खराब होती है इंडिया के लिए क्या है, देखिए एज इट इज एफआई बहुत ज्यादा कुछ कर रहे नहीं है, खरीद रहे हजार कर रहे बस। तो ट्रम्प के ट्वीट के कारण क्या ऐसा हमारे लिए बैड होगा? अगर सर मैं बता रहा हूँ, एक अभी होने वाला है क्या, 10 जुलाई को रिप्रेजेंटेशन देना था सेक्शन 301 का, जो टैक्स लगाने वाले हो 12.5% सम ऑफ द सेक्टर्स में। तो सरकार ने शायद अपना रिप्रेजेंटेशन दे दिया होगा। अगर वो उससे खुश नहीं हुए तो अगले हफ्ते आपको ये एक और बुरी खबर मिलेगी, 12.5% टैक्स फॉर सर्टेन सेक्टर्स की। आप लेबर लॉस ठीक नहीं लगाते हैं, आप ये करते वो करते हैं, उसकी 10 जुलाई डेट थी। तो कुछ भी कभी कहीं से ये वन ऑफ होगा, ये वन ऑफ है, एक आएगा कुछ ना कुछ। नहीं हो सकता है होगा, मगर ट्रम्प के रीसेंट टॉक्स से इंडिया की ओर थोड़ी सॉफ्ट स्टैंस ही दिख रहा है। पता देखिए वो गोर नए एम्बेसडर भी बहुत कोशिश मेहनत कर रहे हैं सब ठीक कराने के लिए। अभी मैंने जो सुना था कि ये ट्रेड डील साइन करने की डिले इंडिया की ओर से है सर 1%। वो 1% जो है ना, वो इतना बड़ा फैक्टर है कि वो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, 99% हो गया है। तो वो है जरूर जो आपने बताया, वो एक रिस्क जरूर है, वो भी है। उसके अलावा बस मॉनसून की खबर आई थिंक इज क्वाइट इम्पोर्टेंट, वो तो कंट्रोल में नहीं है। बस उसके अलावा इसलिए ना मैंने सोचा कि डीएस के पास भी पैसा है, अभी कुछ डरने की बात नहीं है, करेक्शन ज्यादा नहीं हो सकता है, तो एक एंटी बारिश व्यू ही होगा। तो इस माहौल में मैं समझता हूँ कि जो भी करेक्शन आए एक अक्यूमुलेशन का अपॉर्चुनिटी भी होगा लोगों के लिए।
सर लास्टली एक वेरी क्विक कमेंट, टीसीएस रिजल्ट आपको सर अच्छा लगा क्या, या ऐसे ही सो टाइप था? नहीं, देखिए इसमें अच्छा और बुरा दोनों है, दोनों बताता हूँ मैं। तो अच्छी बात क्या थी, बुरी बात क्या थी? अच्छी बात थी कि एआई के बारे में थोड़ी डिटेल में उन्होंने बातचीत करके एक इम्पोर्टेंस दिया एआई को। वो एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट था। और उसमें जो भी है उनका 13-14 बिलियन का एआई बिजनेस, उसमें ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है, ये खबर अच्छी थी। और वो पिच कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड, ये सब पिच कर रही है, तो नए बिजनेस लाइंस को शुरू कर रही है। और एंथ्रोपिक और मिस्ट्रल के साथ भी टाई अप किया, 50,000 इंजीनियर को ट्रेन कर रहे हैं एआई रिलेटेड में। सब अच्छी, डायरेक्शनली ये अच्छी खबर थी, नंबर 1। नंबर 2 जो बात अच्छी थी वो थी कि हायरिंग पे वापस आ गए। 9,000 लोगों को उन्होंने हायर किया 3-4 क्वार्टर के नेगेटिव के बाद, हायरिंग पे वापस आए। तो अभी हायरिंग भी एआई रिलेटेड लोगों को ही करेंगे, तो ये भी एक अच्छी खबर तो वो भी थी। तीसरी बात जो है, जो अच्छी है, वो मैं कहूँगा कि ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट ना होना एक अच्छी बात है। राइट, करेक्ट। अब बुरी बात क्या है बताएं? बुरी बात यह है कि उनके मेन बिजनेस लाइन में बीएफएसआई एंड कंजम्पशन में ग्रोथ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 1.6% था बीएफएसआई का और -4% था कंज्यूमर का। तो कोर बिजनेस लाइन में अभी भी वो जियोपॉलिटिकल हवा के कारण लोग बाइंग को डिले कर रहे हैं आईटी सर्विसेज का। तो नियर टर्म में वो एक हेडविंड है ना, तो कब वो सॉल्व होगा तभी उनकी वो ये आगे बढ़ सके, वो एक नेगेटिव है। और मेरे लिए सबसे बड़ा नेगेटिव था डिविडेंड। इतना भयंकर डिविडेंड देखकर वो सिग्नल दे रहे हैं कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। नहीं। अरे ये एआई के जमाने में एक्विजिशन को ढूंढो, कैसे कह सकते कि पैसे की नहीं जरूरत है? अरे धंधे में आपको रिटर्न नहीं दिख रहा है तो वापस कर रहे हो शेयर होल्डर को पैसा। नेचुरली ये क्यों कर रहे हैं? शेयर प्राइस को होल्ड करने के लिए। बिकॉज अभी ग्रोथ इन्वेस्टर्स आईटी से निकल रहे हैं, तो वैल्यू इन्वेस्टर्स आने से क्या देखते हैं? डिविडेंड यील्ड देखते हैं। एक पेंशन फंड को क्या चाहिए? इनकम जनरेटिंग एसेट। तो ये अभी 5% के करीब पहुंच गया उनकी डिविडेंड यील्ड। तो 5% नेचुरली, यूएस ट्रेजरी 4.5% है, तो 5% यील्ड अच्छा है। तो वो उसको टारगेट कर रहे हैं कि ये पेंशन फंड, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आ जाए और शेयर प्राइस को सपोर्ट राइट। मगर वो मेरे लिए नेगेटिव है, बिकॉज पैसा आपको धंधे में लगाओ, एक अच्छी कंपनी को जाके खरीदो, इस्तेमाल करो पैसे का। तो वापस शेयर होल्डर को पैसा देना क्या बात है? तो मुझे मार्केट पसंद करेंगे, अरे डिविडेंड डिविडेंड सब, बट मेरे लिए एक ऑनेस्टली बिजनेस की ओर से मेरे को बिजनेस, अपने बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करे, ये कॉन्फिडेंस दिलवाती है कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से बेहतर आप रिटर्न दिलवा सकते हो अपने धंधे में। समझ रहे हो? नहीं तो आप क्या कर रहे हो? कस्टमर से मैं पैसा दे रहा हूं, आपको जहां अपॉर्चुनिटी है उधर लगाइए आप। वो क्यों आपके पास आपके कंपनी में लगाएगा? तो ये ग्रोथ कैपिटल आने के लिए ना उनको दिखाना है कि ये कैश का मैं सही इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत बड़ा निवेश करके एक जो भी है। तो वो मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग था। ठीक है, तो ये मेरे लिए प्लस एंड माइनस ऑफ टीसीएस। और मगर मार्केट ने अच्छा लिया है, बिकॉज एआई की जो बातें करी, वापस हायरिंग किया, तो उनको लग रहा है कि बाकी आईटी कंपनीज पे अच्छी दिखाएगी। इसलिए एक्चुअली मेरे ख्याल में ये कंफर्म कीजिए, मैंने देखा नहीं, आईटी सेक्टर का परफॉर्मेंस, इंडेक्स परफॉर्मेंस बेहतर था कंपेयर टू टीसीएस स्टॉक प्राइस। करेक्ट। तो ये उनके रिजल्ट ने आईटी सेक्टर को एक फिलिप दिया है, बट नॉट फॉर द कंपनी इटसेल्फ, नॉट फॉर द कंपनी। यस यस यस। सो दैट इज माय एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट। ये बिल्कुल सही है। तो मुझे भी तो आईटी में सिर्फ ये लगा कि थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लिगेसी बिजनेस इतना बड़ा है उनका कि उसको सेट ऑफ करने में बहुत टाइम लगेगा। और 6 लाख एम्प्लॉई है, 5,93,000, इनको सैलरी देने में इनको बहुत दिक्कत आई। सर एआई को ये भी बहुत लाइटली ले रहे हैं। तो मुझे अच्छा ये लगा कि एआई का बिजनेस मंथ ऑन मंथ बढ़ा है, $2.6 बिलियन का रेवेन्यू किया है, विच इज 8.5%। बट ये 50-50 तक पहुंचने में तो बहुत बहुत ही मुश्किल काम लग रहा है मेरे को। तो अच्छा, मतलब बुरा नहीं था रिजल्ट, बेसिकली एक बुरा नहीं था, बट अच्छा भी नहीं था इतना कि लोग खुश हो जाए। इसीलिए देखिए स्टॉक नहीं चला, इतना पिटा हुआ स्टॉक नहीं चला।
पर उन्होंने जबकि भाग्य है कि कभी इसको राहत दिलवा दी। उससे ज्यादा इन्फोसिस चल गया, टीसीएस नहीं चला 0.4%, 0.8% जबकि वो कितना गिरा था। तो इसलिए बस ये समझो कि बहुत बुरा रिजल्ट नहीं था, तो इसलिए गिरा नहीं, चला भी नहीं। एनीवे सर बढ़िया रहा। नेक्स्ट वीक फ्राइडे को रिलायंस का रिजल्ट आएगा, देखते वो क्या कर रहे हैं, और उसमें बहुत सारी चीजें लोग देखेंगे क्योंकि ऑयल का इम्पैक्ट भी उसमें समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अब तो फिर झड़ी लगेगी सर यहाँ से। इवन 18 तारीख को एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट है, उससे भी बड़ा इम्पैक्ट आएगा मार्केट में, पता चलेगा कि ये क्या कर रहे हैं। तो अब तो यहाँ से अगले काफी दिनों तक काफी उठापटक चलती रहेगी। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, लेकिन तब तक के लिए बेहतरीन है। और मैं तो कह रहा हूँ कि सुनील सर इज नॉट बुलिश बट ही इज एंटी बेयरिश। तो मार्केट सेंटीमेंट बहुत अच्छा सर, नाम बहुत अच्छा है कि बुल होने में तो लोग बोले अरे तो बस सब चल पड़ा, लेकिन नहीं सर, ये टीसीएस जैसा है कि भाई मैं खुश नहीं हूँ बहुत, ना दुखी भी नहीं हूँ। ओके, चल रहा है। यस सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक हम लोग फिर मिलते हैं और तब तक देखते हैं कि मार्केट क्या स्थिति लेके आता है। थैंक यू सो मच सर।